Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video we will be discussing about class 11 economics गुजरात बोर्ड के अंदर फर्स्ट चैप्टर. हमने फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो आप चेकआउट कर सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगी. आज की इस वीडियो में पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे. इसके अंदर हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से, और ये पूरे टॉपिक हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है. सबसे पहला यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, हमें नाम से जो है वो आइडिया लग जाएगा. इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, तो पैसों से रिलेटेड, कहीं ना कहीं पैसों की बात आएगी, मनी की बात आएगी. नॉन इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक के अलावा नॉन आ गया है, तो नॉन इकोनॉमिक मतलब पैसों के बिना की कोई भी एक्टिविटी करी हमने तो वो नॉन इकोनॉमिक होगी. यानी कि हमने शायद लव के कारण कर दिया, अफेक्शन, या फिर हमने सेवा कर दी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे नॉन इकोनॉमिक में, जिसके ऊपर पैसे का कोई भी प्रेशर नहीं होता है, पैसे की चीज़ें नहीं होती. इकोनॉमिक मतलब हम पैसा कमाने के लिए या पैसा देते हैं या पैसा किसी से लेते हैं, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. आई होप सो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा. अब हम एग्जाम्पल्स भी नीचे देखते हैं. मोस्ट ह्यूमन बींग्स परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग ए डे. हम सब लोग पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. सुबह हम ब्रश करते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, या फिर हम कहीं, कोई टीचर है तो कोई पढ़ाने जाता है, कोई दूसरी जॉब करता है, आपके पेरेंट्स करते होंगे, तो हम सारे लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं. हम लोग अपने दोस्त से मिलते हैं, कहीं शॉप से कुछ सामान लेके आते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, बड़े लोग टीवी देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट. लेकिन बट ऑल एक्टिविटीज आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक. लेकिन सारी चीज़ें क्या हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं हमारे सब्जेक्ट के अंदर, तो नहीं. इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ही डिस्कस करते हैं. वी डोंट रियली टॉक अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यानी हम ऐसी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे हमें पैसा मिल रहा है या फिर हम पैसा दे रहे हैं मे बी किसी को. ओके, तो देखो, hence it is important to understand the meaning of economic activities. देखो यहाँ पे हमें दे रखा है मीनिंग, एक्टिविटी परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट. एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी है, क्यों? क्योंकि हमें पैसा चाहिए, पैसे के लिए हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे. जैसे हमने कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाया तो उससे हमारी जो वांट थी या नीड थी वो सेटिस्फाई हो गई और हमने इन रिटर्न पैसा दिया. हम मूवी देखने गए, हमें अच्छा लगा, हमें एंटरटेनमेंट फील हुआ, हमारी वांट सेटिस्फाई हो गई, नीड सेटिस्फाई हो गई, नीड तो नहीं है, वांट सेटिस्फाई हो गई, तो हमने पैसा दिया. ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये पैसों का लेन देन हो रहा है. वर्क इन वंस ओन फार्म. हमने खुद के फार्म में खेती करी. क्यों करी? तो हम उसी फार्म में जो भी खेती करी हमने वो हम बाहर जाके किसी को बेच देंगे, तो क्या है, हमें पैसा मिलेगा. वापस से पैसों की बात है. फोर्थ एग्जांपल यहाँ लिखा है गेट एम्प्लॉयड इन स्कूल टू टीच. या फिर हम कोई टीचर हैं, हमारे पेरेंट्स कोई टीचर हैं जो कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो क्या है, उनको सैलरी मिल रही है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि ये शॉपकीपर सेलिंग गुड्स फॉर प्रॉफिट. शॉपकीपर जो होते हैं वो कुछ ना कुछ सामान या फिर कोई सर्विसेज कोई बेच रहा है और इन रिटर्न वो पैसा कमा रहा है, तो ये क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. एक्टिविटी परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम इन्वॉल्विंग. क्या इन्वॉल्व होता है? या तो गुड्स एक्सचेंज होते हैं, या तो सर्विसेज कहीं हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरा हमें प्रोवाइड कर रहा है. एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्टेन टू पर्पस ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक गेन्स, satisfaction of some want, and involvement of exchange and cost. Thus, human requirement are plenty. हम सब humans जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, उनकी requirement बहुत सारी होती हैं, plenty होती हैं, यानी बहुत सारी. Activity for fulfillment of a required through a transaction which involve cost and benefit on both sides is called economic activity. एक साइड कोई जो है वो कॉस्ट इनकर कर रहा है और दूसरी साइड उसी को बेनिफिट हो रहा है उस कॉस्ट इनकर करने के बाद, तो ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी. फार्मर, लॉयर, टीचर, एक्टर, गवर्नमेंट ऑल परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी. हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है टू अर्न मनी या फिर टू स्पेंड मनी. The following chain of activity is another example. To clarify the meaning of economic activity, a farmer needs a motorcycle.
In order to earn income to pay for the motorcycle, she works in a farm and sells the output for money. The seller of motorcycle who earns money by selling the motorcycle spend to fulfill some other want. ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस होती है. कैसे कंटिन्यूअस? तो ये सपोज एक लेडी है, वो फार्मिंग करती है. अब उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए मोटरसाइकिल. कैसे बनाते हैं? तो हमारी कार बन जाएगी. ठीक है, चलो कार समझ लेते हैं. तो ये उसकी क्या है? ये एक टाइप की कार है, 2 पहिए वाली. तो उसको क्या चाहिए? कार चाहिए. उसने पैसे दिए शॉपकीपर को, उसने खरीद ली कार या मोटरसाइकिल कुछ भी. अब ये जो बेच रहा है, इसका जो शॉपकीपर है, जो मालिक है, उसने ये पैसे जो अर्न करे हैं वो कहीं कोई ना कोई नीड सेटिस्फाई करने के लिए स्पेंड करेगा. लेट्स सपोज वो गेहूं खरीदने के लिए स्पेंड कर रहा है, वीट खरीदने के लिए स्पेंड कर रहा है. तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये कंटिन्यूअस होती है. कोई एक अर्न कर रहा है, दूसरे को दे रहा है, दूसरा कोई अर्न कर रहा है, तीसरे को दे रहा है. तो ये क्या है? सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है मार्केट में होता रहता है. आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस पॉइंट, जो कि था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इसी का अपोजिट आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड, और नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या होगा? पैसों से रिलेटेड जो नहीं है वो सारी आ जाएंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में. Activity which is performed without the specific purpose of obtaining economic gains is called non-economic activity. इसके अंदर जो है exchange of benefit नहीं होता है on both the side of transaction. For example, charitable activity or activity which are done out of love, affection, compassion. हम ये याद रखेंगे क्योंकि ये ही बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि है या तो हम लव, अफेक्शन या फिर कंपैशन के कारण कोई भी जो हम सेवा कर रहे हैं या फिर कोई भी हम काम कर रहे हैं विदाउट द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और स्पेंडिंग मनी, इट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. These activity involve cost, but these costs are not incurred to get monetary economic benefit in exchange. हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता है ये सारी एक्टिविटी करने के बाद. ये हम सिर्फ और सिर्फ लव, अफेक्शन या फिर सेवा भाव से करते हैं. इसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे कि यहाँ पे शायद तक एग्जाम्पल नहीं दिया है तो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि आपकी मम्मी अगर घर पे कोई खाना बनाती है, वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. शी इज डूइंग दैट बिकॉज शी लव्स यू, राइट? और यही चीज अगर वो कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाके बनाती हैं, या शेफ हैं, या फिर कोई भी दूसरा काम अगर वो करती हैं, जो कि वो घर पे भी कर सकती हैं लेकिन बाहर वो किसी के यहाँ करती हैं, तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर वो पैसे के मोटिव से कर रही हैं तो, राइट? एक और एग्जांपल हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको होमवर्क में हेल्प करता है, या फिर वो आपको क्लासेस के बाद थोड़ा बहुत टीच कर देता है अगर वो होशियार है तो, या फिर किसी चीज में वो अच्छा है तो ये क्या है? वो कर रहा है बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप, राइट? तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, ये नॉन इकोनॉमिक होगी. ये सेवा भाव से कर रहा है, फ्रेंडशिप है इसलिए कर रहा है, राइट? तो आई होप आपको नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर हो गया होगा. अब हमारा सेकेंड जो है टॉपिक वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाम से ही थोड़ा बहुत तो मालूम चल जाएगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स को छोड़ दो, पहले माइक्रो देखो. माइक्रो से क्या होता है? माइक्रो मतलब ऐसी चीज जो कि थोड़ी छोटी हो, टाइनी, राइट? छोटी चीज की कुछ बात हो रही है. मैक्रो, इतने वर्ड को देखो. मैक्रो मतलब क्या होता है? किसी बड़ी, बिग चीज की कुछ बात हो रही है. तो ये वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा है. माइक्रो मतलब कोई छोटे तल पे बात हो रही है, इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे बात हो रही है, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो जैसे कि छोटे तल पे बात हो रही है, डिमांड सप्लाई किसी एक इंडिविजुअल की, या फिर कोई और टॉपिक हो सकता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा हमारे बजट जैसी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी, या फिर हम कह सकते हैं पॉपुलेशन जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, राइट? तो माइक्रो में क्या आ जाएगा? जैसे एक कंपनी के बारे में बात हो रही है, एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है कि ये इंडिविजुअल जो है वो कितना क्या है, कितना मैंगो खाएगा, कितना डिमांड एंड सप्लाई होगी, कितना प्रोडक्ट बिकेगा, एक की बात हो रही है. और अगर उसको हम बहुत सारे लोगों को कंबाइन कर दें, अगर हम बड़े तल पे बात करें तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसके अंदर पूरी होल इकोनॉमी की बात होती है, पूरे इकोनॉमी की, इनकम की, एम्प्लॉयमेंट की, प्रोडक्शन की, बड़े तल पे. ओके, पढ़ लेते हैं एक बारी.
Economic analysis is done to study individual economic unit as well as to study the economy. यहाँ economy आएगा, spelling थोड़ी गलत है. As a whole, hence for purpose of analysis, the entire study of economy is classified into two parts. दो पार्ट में क्लासीफाई है हमारे इकोनॉमिक का जो क्लासिफिकेशन है वो. सबसे पहला है माइक्रो, सेकेंड इज मैक्रो. माइक्रो मतलब टाइनी या छोटे तल पे बात, और मैक्रो मतलब बड़े पैमाने की बात हो रही है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. एक इंसान की या एक इंडिविजुअल की बात हो रही है. इट इज ए रेशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी. Microeconomic analysis uses the principle of marginalism to analyze how individual unit make decision. Principle of marginalism. तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा क्या? तो marginalism means thinking about extra or additional benefit or cost when we do one more thing या फिर one more time. हम कोई चीज कर रहे हैं, उसमें अगर हम थोड़े यूनिट्स को बढ़ा दें या फिर एक्स्ट्रा करें, एडिशनल करें, तो क्या हमें बेनिफिट होगा या फिर हमें ज्यादा कॉस्ट होगी. जैसे कि एक इंडिविजुअल जो है, अगर हम समोसा खाने जा रहे हैं लेट्स सपोज, तो अगर हमने एक समोसा खाया तो हमें अच्छा लगेगा, हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी. दूसरा खाया हमने तो हमें ठीक लगेगा. तीसरा खाया तो हमारा स्टमक फुल हो गया होगा, और चौथा अगर खा लिया तो वेस्ट लगेगा हमें, राइट. तो इससे हमें डिसाइड करने को मिलता है कि विल आई गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम ईटिंग वन मोर. यानी एक्स्ट्रा की बात करते हैं, एडिशनल की बात होती है इधर. सेम वे अगर हम मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल को बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है. तो एक एग्जांपल से देखते हैं. एक फैक्ट्री में जो है 10 शर्ट बन रही है. नाउ द ओनर थिंक इफ आई मेक वन मोर शर्ट, यानी 10 से एक ज्यादा बना दे, यानी 11 शर्ट बना दे, तो क्या मुझे बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा. इफ आई मेक वन मोर शर्ट विल आई गेट मोर प्रॉफिट और नॉट. अगर हाँ तो वो बनाएंगे, अगर नहीं तो वो वहीं पे बंद कर देंगे अपना प्रोडक्शन. Rate of demand analysis is the consumer. We study how consumer decide what to buy and how much to buy at different prices. हम कंज्यूमर की तरह अगर सोचें तो हम ये सोचते हैं कि हमें कितनी चीज बाय करनी है और कब क्या किस प्राइस पे बाय करनी है, राइट. तो ये डिमांड की तरफ हो गया. एंड दैट ऑफ सप्लाई एनालिसिस इज द फर्म, यानी बिजनेस. बिजनेस और फर्म डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड सेल एट डिफरेंट प्राइसेस. ओके, तो ये सप्लाई की तरफ हो गया. एंड दैट ऑफ लेबर मार्केट इज लेबर. अब यहाँ पे लेबर मार्केट ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है. तो लेबर मार्केट के अंदर वी स्टडी हाउ लेबर डिसाइड वेयर टू वर्क. अगर कोई लेबर है तो वो सबसे पहले डिसाइड करेगा कहाँ काम करना है. हाउ मच वेज शुड दे गेट. ये सारी चीजें आती हैं लेबर मार्केट के अंदर. आप इतना ज्यादा डीप में मत जाओ, खाली इसको पढ़ लेना. मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया है, लेकिन इतना कोई खास जरूरी नहीं है ये टॉपिक. And according to state example, subject of price determination of a product in a market equilibrium output level for a firm, marginal productivity and wage determination of labor as a factor of production are studied in microeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं. बेसिकली यही हमें यहाँ पे बताया है. जैसे डिमांड एंड सप्लाई हो गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी एक यूनिट के बढ़ने से कितना प्रोडक्टिविटी में चेंज देखने को मिला है. अगर हमने एक लेबर एक्स्ट्रा डाला है हमारी कंपनी में तो क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर कॉस्ट ज्यादा हो रही है. फिर वेज डिटर्मिनेशन करना एक लेबर का, कितनी उसको सैलरी देनी है, कितनी पगार देनी है, ये सारी बातें, ये सारी चीजें आ जाती है माइक्रो लेवल पे. माइक्रो इकोनॉमिक हैज सेट साइंटिफिक प्रिंसिपल शोइंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. याद रखना, इंडिविजुअल यूनिट की बात हो तो माइक्रो आएगा. एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इशू विच एमर्ज फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमिक सेटअप. यहाँ पे देखो करेक्शन करना होगा आपको. यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे लिख देना मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है देखो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इशू विच एमर्ज फ्रॉम एंटायर इकोनॉमिक सेटअप. यानी पूरी इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की. and impact the entire economic setup. For example, determination of national income. नेशनल इनकम अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो पूरे देश की करती है. अनएम्प्लॉयमेंट जो है, पोवर्टी गरीबी रेखा, ग्रोथ रेट एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन आर टॉपिक स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये सारी बातें मैक्रो लेवल पे की जाती हैं. Macroeconomic analysis has helped to give principle for resource management to increase national income, reduce unemployment, poverty, inflation, and so on. However, the behavior of individual economic unit impact the macroeconomic parameter.
क्या लिखा है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट करती है. इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर एंड मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. यानी दोनों ही जरूरी है, माइक्रो इकोनॉमिक भी जरूरी है और मैक्रो भी जरूरी है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. अगर माइक्रो लेवल पे चेंज आ रहा है तो मैक्रो पे आएगा, और मैक्रो पे चेंज आ रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस माइक्रो पे देखने को मिलेंगे. ओके, तो बोथ आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इन इकोनॉमिक्स. अब देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप न्यूज देखते होगे तब भी सारे जो डेटा हैं, कितना जीडीपी बढ़ा, क्या पॉपुलेशन है, कितने परसेंटेज में है, किस साल कितना ग्रोथ देखने को मिला, कितनी महंगाई है, ये सारे टॉपिक जो है वो ग्राफ के थ्रू या डेटा के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं. राइट, कहीं भी आप चले जाओ तो डेटा देखने को मिलेगा ही. तो ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं. डेटा किन किन प्रकार से प्रेजेंट किए जाते हैं, तो मेनली 3 टाइप्स हैं. डिस्क्रिप्टिव मैनर, सेकेंड इज बाय वे ऑफ डेटा टेबल्स यानी इस टाइप के कुछ टेबल बना के, और थर्ड है बाय वे ऑफ ग्राफ. ग्राफ हो गया ये वाला. डिस्क्रिप्टिव मतलब इस टाइप का कुछ लिखा हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ, सेकेंड है डेटा टेबल, और थर्ड है बाय वे ऑफ ग्राफ. Let's read one by one. For instance, the description of relation between price of a commodity and its demand is stated as when price of commodity falls, its demand expand and vice versa. हम डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर में और डिटेल में ये सारी बातें देखेंगे कि डिमांड सप्लाई क्या होता है, कैसे बढ़ता घटता है, सारी चीजें. लेकिन अभी के लिए यहाँ क्या लिखा है कि अगर किसी चीज का प्राइस जो है वो गिरता है तो उसकी डिमांड पे क्या असर होगा. आप खुद सोचो. अगर लेट्स सपोज किसका एग्जांपल लें, अगर नोटबुक का प्राइस लेते हैं. अगर नोटबुक का प्राइस जो है पहले 30 रुपए था, 30 रुपए की नोटबुक थी सादी सी, अब उसका भाव बढ़ के जो है वो 40 रुपए हो गया एक स्पेसिफिक कंपनी का. लेट्स सपोज हम ले लेते हैं डॉम्स की जो नोटबुक आती है, उसका प्राइस पहले था 30 रुपीज. अब प्राइस जो है वो बढ़ गया है, बढ़ के वो हो गया है 40 रुपीज, यानी 10 रुपीज का जो है हमें इंक्रीज देखने को मिला है. तो हम एज अ कंज्यूमर क्या सोचेंगे, हम यही सोचेंगे कि हम डॉम्स की नहीं लेते, अब हम कोई दूसरी कंपनी की ले लेंगे नोटबुक जो कि सेम होगी लेकिन 30 रुपए की होगी. हम क्यों ज्यादा प्राइस दें, राइट. तो यहाँ पे यही लिखा है, जब भी कोई कमोडिटी के प्राइस या गुड्स के प्राइस या सर्विस के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड घट जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और कंज्यूमर जो है स्विच कर जाते हैं किसी और गुड्स पे. जैसे मैंने आपको बताया कि डॉम्स कंपनी की नोटबुक है, उसका प्राइस 30 रुपए था पहले एक नोटबुक का, अब उसका बढ़ के हो गया 40. 10 रुपए अब हम ज्यादा देने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम डॉम्स के बजाय कोई दूसरी कंपनी का ले लेंगे. इसमें भी एक्सेप्शन होती है, कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे नेसेसिटी का गुड है, मेडिसिन या ऐसा कुछ है, तो वो हमें लेनी पड़ती है. लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास कोई दूसरी अच्छी कंपनी की सेम क्वालिटी में लेकिन 30 रुपए पे मिल रही है, तो हम क्या कर लेंगे, स्विच कर लेंगे, डॉम से कोई और कंपनी के पास हम चले जाएंगे फॉर परचेजिंग द नोटबुक. ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी है. फॉर इंस्टेंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिमांड स्टेटेड एज व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इट्स डिमांड एक्सपांड एंड वाइस वर्सा. अब यहाँ क्या लिखा है, अगर किसी गुड्स का भाव गिर गया, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी गुड्स का प्राइस गिर गया, यही नोटबुक जो है 30 की थी, यहाँ पे 40 का एग्जाम्पल लिया, अब हम बोलते हैं कि 30 की नोटबुक थी वो 20 की हो गई, यानी 10 रुपए का हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है, 10 रुपीज का हमें गेन देखने को मिल रहा है यहाँ पे. तो हम क्या करेंगे, हम डॉम्स की ही लेंगे. अब क्यों, क्योंकि इसका भाव कम हो गया, क्वालिटी भी ढंग की है, तो इसका डिमांड बढ़ जाएगी डॉम्स की नोटबुक की. This can be shown merely by presenting a data table showing a consumer willingness to demand a commodity at different price of commodity. This is shown in below table. अब यहाँ पे जो हमें नीचे टेबल दे रखा है वो हम देख लेते हैं, अब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कोई कमोडिटी के प्राइस, लेट्स सपोज नोटबुक के ही हैं, नोटबुक यहाँ पे पहले 20 रुपए की थी, तो कितने लोग खरीदने आ रहे थे, डिमांड फॉर कमोडिटी बाय इंडिविजुअल, तब 20 लोग खरीदने आ रहे थे. अब प्राइस जो है वो 20 से घट के 15 हो गया है, तो ज्यादा लोग आ रहे हैं, डबल हो गई है अमाउंट यहाँ पे.
और यहाँ पे क्या हो रही है, 5 से घट रही है, यहाँ 5 से घट रही है और यहाँ पे जो है 20 से बढ़ रही है। 15 से घट के भाव 10 हो गया एक नोटबुक का। तो लोग कितने खरीदने आ गए, 60 लोग खरीदने आ गए। अब यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 80 लोग आने लगे। यानी जितना प्राइस में डिक्रीज देखने को मिल रहा है उतना ही डिमांड में इंक्रीज है। वाइस वर्सा यानी अपोजिट है। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं किसी चीज के तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अगर प्राइस घट रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। Thus, the table also represent the same fact that as price of commodity fall, its demand expand, यानी कि rise बढ़ती है और fall मतलब decrease। यही सेम चीज इस ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करी है। एक्स एक्सिस पे जो है वो यहाँ पे यूनिट्स बताए हैं किस चीज के, तो प्राइस बताया है। एक्स एक्सिस पे जो है वो यहाँ पे डिमांड बताई है कि कितने लोग खरीद रहे हैं और यहाँ पे उसका प्राइस बताया है। जब 5 प्राइस था तो कितने लोग खरीद रहे थे, तब लोग खरीद रहे थे 80। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 5 और 80, इधर एक पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद कितना है, हम नीचे से चलते हैं ऊपर से भी जा सकते हैं। देखो जब 20 प्राइस था तब 20 लोग खरीद रहे थे, तो 20 प्राइस था तो 20 लोग खरीद रहे थे, यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। ये जब प्राइस 15 था तो 40 लोग खरीद रहे थे। प्राइस हमारा है 15 और लोग खरीद रहे थे 40, तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। फिर है जब 10 प्राइस था तब 60 लोग खरीद रहे थे। प्राइस हुआ हमारा 10 तो लोग भी ज्यादा आ गए, 60 लोग आ गए। उसके बाद है 5 पे 80, ये रहा 5 हमारा और ये रहा 80। तो सब पॉइंट को जब हम टच करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी, तो इस टाइप की कुछ लाइन हमें दिखेगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे ड्रॉ कर ही रखी है, मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया। The curve in diagram 1.1 is a representation of data given in the table above, given in page 4 in the form of graph. This curve slope downward. ये कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। डाउनवर्ड मतलब इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, राइट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, स्लो डाउनवर्ड। कैसे, लेफ्ट टू राइट, यानी स्लोप जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इस तरफ डाउनवर्ड हो रहा है उल्टी तरफ, ऐसा नहीं है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, showing that when variable on y-axis which is price, variable on y-axis पे क्या दिखाया है, प्राइस है, और x-axis पे जो है हमारी डिमांड दिखाई है। अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, यही यहाँ पे शो करा है। क्या बोला है, which is demand for commodity in units extend economic study relationship between various economic parameter and has cause effect relationship। क्या लिखा है, hence a cause effect relationship। cause and effect क्यों बोला है, क्योंकि एक चीज के चेंज आने से उसका इम्पैक्ट दूसरे पे कैसा होता है। अगर प्राइस में हम थोड़ा सा भी चेंज लेके आ जाते हैं, बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, तो उस पे डिमांड का बहुत असर हो जाता है। अगर कोई भी चीज का हम प्राइस घटाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड घट जाएगी, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट है, यानी एक चीज के बढ़ने घटने से दूसरी चीज पे क्या इम्पैक्ट आता है। यही हमने यहाँ पे इस टेबुलर फॉर्म में देखा और ये इसके नीचे हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी दिखा दिया है। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। अब स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन किन किन जगह और कहाँ कहाँ क्यों क्यों जरूरी है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, तो मेनली 4 पॉइंट हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ओके, लेट्स रीड। The importance of statistical information in economic can be stated as under. First, statistical information support or confirms a principle. Philosophy of economy observe human behavior and scientific tool in economy establish principle and theories. To test the validity of such theory in real life at different time and places, information from real life activity at such different time and places is necessary. इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी थियोरीज होती हैं और उन थियोरी को सही या गलत जो भी उनको बताना है, उन सारी चीजों के लिए जो है वो यूज होता है हमारा स्टैटिस्टिक टू actually implement those theory in real life.
Such information can be collected and presented in quantitative term with the help of statistical tool. कैसे टर्म में? तो क्वांटिटेटिव टर्म में, यानी नंबर्स के फॉर्म में. क्वालिटेटिव नहीं लिखा है, क्वांटिटेटिव लिखा है, यानी क्वांटिटी दिखाएगा किसी चीज की नंबर्स के फॉर्म में. For example, statistical data on rainfall and agriculture production in a region at one time or at different time help to understand the cause and effect relationship between rainfall and agricultural production, which economic theory has already been established. अगर हमें ये देखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको ये दिया है बुक में, कि अगर हमें ये जानना है कि रेनफॉल का एग्रीकल्चर से, यानी कि अगर जुलाई के महीने में सम परसेंटेज ऑफ बारिश हुई तो उससे एग्रीकल्चर पे, प्रोडक्शन पे, हमारी खेती बाड़ी पे क्या इम्पैक्ट आया. अगर हमें ये सारी चीजें देखनी है थियोरी टर्म्स में नहीं, प्रैक्टिकली, तो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स, डेटा का, सारी चीजों का, ग्राफ का यूज करते हैं इजीली उसको फॉर्म करने के लिए, जिससे हर कोई उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए. ये सारी चीजें यूज होती है और इसी को हम स्टैटिस्टिकल टूल भी बोलते हैं. Likewise, data on price of a commodity and its demand, जो कि हमने इधर देखा, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं देखा, हमने एक्चुअली स्टडी करा कि अगर यहाँ पे हम प्राइस रखें और यहाँ पे डिमांड रखें तो वो क्या शो करता है, और प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड पे क्या असर आएगा, ये हमने एक्चुअली में स्टडी करा. तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने स्टैटिस्टिकल टूल का हेल्प लिया. क्या था वो टूल? तो ग्राफ था वो. ओके, यही बात यहाँ पे भी लिखी है. सेकेंड पॉइंट है गिव्स एन आइडिया अबाउट चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर. अगर हम स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है, ये खासियत है कि हमें ट्रेंड का मालूम चलता है. अब यहाँ पे क्या ट्रेंड शो कर रहा था, तो लेफ्ट टू राइट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा था. सेम वे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें या फिर कोई और चीज की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो वो क्या ट्रेंड शो करता है, पॉपुलेशन हमारे देश की जो बढ़ रही है तो वो अपवर्ड ट्रेंड शो करेगा. हमें या फिर कोई भी लेमैन को भी अगर समझना है उस चीज को तो वो इजीली स्टडी कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल या फिर कोई ग्राफ के थ्रू. With the help of economic data, we can obtain an idea of the direction and magnitude of change in economic parameter. For example, we can know sales revenue of a particular firm is changing, or we can know the trends of employment in nation, or we can know the trends of production in different sectors of economy. अगर हमें ये मालूम करना है कि हमारी कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है या घट रहा है हर साल में या फिर हर क्वार्टर में, तो हम इजीली उसको देख सकते हैं. We can say that share of agriculture is falling in national income or supply of money is rising in the economy. Such data help individual unit to make appropriate decision to increase their benefit and help the government in making appropriate economic policy. ये सारे डेटा से गवर्नमेंट को भी हेल्प होती है, वो इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी तरह बना सकते हैं, और हम इंडिविजुअल लेवल को भी हेल्पफुल होता है हमारे प्राइस सेट करने में और हमारी बिजनेस की स्ट्रेटेजी और सारी चीजें देखने के अंदर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू मेक कंपैरेटिव एनालिसिस. हमारे अकाउंट्स में भी हमने ये देखा है कि कंपैरेटिव एनालिसिस स्टेटमेंट बनता है. वो किस लिए बनता है? तो कंपेयर करने के लिए. वैसे इकोनॉमिक्स में अगर हमें डेटा कंपेयर करना है, इन्फ्लेशन का हो गया, पर कैपिटा इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, किसी और देश से कंपेयर करना है, इंडिया और यूएसए का कंपेयर करना है, चाइना और अमेरिका का कंपेयर करना है, तो इजीली कंपेयर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एंड टूल्स. इफ एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल डेटा आर ऑब्टेन्ड, देन कंपैरिजन ऑफ ए पैरामीटर ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड across region and across nation can be made. For example, we can compare growth rate of India national income between 1951 and 2015. We can also compare India's macroeconomic parameter like per capita income, inflation, etc. with those of other country like USA, UK, China, etc. हम खुद के देश की तो कंपैरिजन कर ही सकते हैं, जैसे 1951 का हम कंपैरिजन करें 2015 के साथ, या फिर 2020-19 का करें 2030 के साथ, तो वो तो हो ही सकता है, खुद के देश में कंपैरिजन हो सकती है, लेकिन हम दूसरे देशों के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं. फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट. फैक्ट के बेसिस पे सच्चाई जो भी हमने देखी है, फैक्ट ट्रूथ के बेसिस पे भी हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, और डेटा हमेशा फैक्टफुल होना चाहिए, यानी कि फैक्ट के बेसिस पे होना चाहिए, सही होना चाहिए डेटा. Sometimes fact about economic parameter can be represented more clearly with the help of statistical data and graph showing inflation, agricultural production, regional disparities. It
in incomes, etc., can give clearer picture of trend as compared to what description and words can do. Thus, it can be easily understood by layman या फिर lay person. कोई भी आम इंसान को भी अगर तुम इस टाइप का डेटा दे दोगे तो उसको पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना उसको इस टाइप का डेटा देख के समझ आ जाएगा, राइट? अगर हम किसी और को भी कोई डेटा दिखाते हैं, लेट्स सपोज इस टाइप का हम किसी को पढ़ने के लिए ले देते हैं इस टाइप की थियरी, तो उसको वो बोरिंग लगेगा। लेकिन उसकी जगह अगर हम उसको ये डेटा दिखाते हैं तो वो भी बता सकता है कि हाँ 1917 से 71 में कि कम था, उसके बाद जो है प्रोडक्शन 2010-11 में सबसे ज्यादा था, तो ये कोई भी बता सकता है। इसलिए स्टैटिस्टिकल टूल और इन टाइप के डेटा का सब जगह यूज करा जाता है जिससे लेमैन पर्सन भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, सो ये थे इसके 4 इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला था कंफर्म इन प्रिंसिपल, थियरी को प्रैक्टिकल लाइफ में कर देता है। चेंजिंग ट्रेंड्स हमें मालूम चल पाते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। और चौथा था कि प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट के बेसिस पे होता है और कोई भी लेमैन पर्सन भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, इतना था आज की वीडियो में। हम 1.8 जो है वहां से लेके बाकी की जो टॉपिक रह जाते हैं, कितने टॉपिक है, ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी टॉपिक रह गया है बाकी का चैप्टर, वो हम थर्ड एंड लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। लगी वीडियो then subscribe to my channel given below. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.